नमस्कार दोस्तों। 2023-24 खत्म होने पे है और उसके बाद आपको अपना आईटीआर रिटर्न भी फाइल करना होगा और उससे रिलेटेड कई क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में आ रहे होंगे। आखिरकार कौन कौन सी डिडक्शन है जो कि आप न्यू टैक्स रिजाइम में क्लेम कर सकते हैं और कौन से फ्रॉड है जो कि जनरली आपके टैक्स फाइलर द्वारा आपके साथ किए जा सकते हैं। यदि ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने बेसिक क्वेश्चन को ही कवर किए हैं जो कि आपकी सारी क्वेरी को रिजोल्व करने में आपकी मदद करेंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ धर्मेंद्र जी है जो अपना रिटर्न पहली बार फाइल करने वाले हैं। तो 2023 का 24 का रिटर्न फाइल करने वाले हैं। इनका इनकम सैलरी से है, तो इनके जो बेसिक क्वेश्चन है वो हमसे पूछने वाले हैं। और जो कि जनरली सभी टैक्स पेयर के क्वेश्चन होते हैं, तो धर्मेंद्र जी वही क्वेश्चन पूछेंगे जो कि आपकी क्वेरी रहेगी और वो सारी क्वेरी आपके जितने भी क्वेश्चन है उनको रिजोल्व करने में आपकी मदद करेगी। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन था कि जैसे हम टैक्स फाइल करते हैं, तो मेरे क्वेश्चन नहीं हो, बहुत सारे के क्वेश्चन है जिनको मतलब पता नहीं चलता कैसे टैक्स फाइल करना है, कब करना है, कहाँ होता है, कैसे होता है। तो ये मेरे बेसिक क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछूंगा। पहले कि आईटीआर क्या होता है? तो धर्मेंद्र जी, आईटीआर ऐसा कुछ नहीं है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप बताते हैं गवर्नमेंट को कि आपकी इस साल की इनकम कितनी हुई है। तो आप जो भी इनकम होती है आपकी, उसकी डिटेल में उस आईटीआर में फिल करके गवर्नमेंट अथॉरिटी को वो आप प्रोवाइड करते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट होता है पोर्टल, इनकम टैक्स पोर्टल का आपने सुन रखा होगा, तो उसके द्वारा जो डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया जाता है, आपकी इनकम के बारे में डिटेल देते हैं, उसे ही आईटीआर कहते हैं बेसिक लैंग्वेज में। दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि हम आईटीआर में कौन कौन सी इनकम शो करें। जैसे मैं एक सैलरी एम्प्लॉय भी हूँ और मेरी एग्रीकल्चर इनकम भी है, तो क्या मेरे को दोनों इनकम उसमें शो करनी पड़ेगी क्या? देखिए, आईटीआर का पर्पस ही ये है कि आईटीआर में जितनी भी आपकी इनकम है उनको आप शो करके और गवर्नमेंट को बताएं। तो अब आईटीआर में सारी इनकम कवर होती है, चाहे आपकी एग्रीकल्चर से इनकम हो, चाहे बिजनेस से इनकम हो, चाहे आप सैलरी से इनकम करते हो, या आपको सेविंग अकाउंट से यदि इंटरेस्ट मिलता है तो वो भी इसमें कवर होता है। मान लीजिए आपकी कोई एग्रीकल्चर लैंड है, यदि आप उसको सेल करते हैं, तो आपने यदि वो 10 लाख में खरीदी थी और 20 लाख रुपए में आप उसको सेल करते हैं, तो जो 10 लाख रुपए का पोर्शन होता है उसे भी इनकम में ही कवर किया जाता है, तो भी आपकी इनकम है। मतलब जो भी आपका प्रॉफिट होता है, जो भी आपकी इनकम होती है, उसको आईटीआर में कवर किया जाता है। और उसमें 5 हेड अलग अलग बने हुए हैं। इसमें पहला होता है सैलरी इनकम, दूसरा होता है बिजनेस, तो आपका जो भी बिजनेस हो वो इस हेड में कवर हो जाता है। थर्ड है अदर सोर्स, तो अदर सोर्स में आपका जो भी सेविंग अकाउंट हो गया, उससे यदि आपका इंटरेस्ट मिलता है तो, या आपका कैपिटल गेन हो गया, जैसा कि आपने कोई लैंड सेल करी तो वो कैपिटल गेन में आ जाता है, जो कि फोर्थ हो जाता है। और एक आप जैसे किसी लॉटरी वगैरह से इनकम हुई तो वो भी आपका फिफ्थ वाला सोर्स हो जाता है। तो जितने भी सोर्स ऑफ इनकम है उनको आप आईटीआर के द्वारा गवर्नमेंट को बताते हैं कि ये वाली आपकी इनकम है, ताकि गवर्नमेंट को पता लगता है कि हाँ, इनकी इनकम इतनी है और उस पर कितना टैक्स बनना चाहिए, उसके बारे में पूरा आपका वहाँ पे ब्यूरो होता है। जैसे मेरी इनकम 4 लाख है, मैं सैलरी एम्प्लॉय हूँ, मेरी इनकम 4 लाख है, तो मेरे को कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? देखिए, सैलरी यदि हम इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअल में यदि आपकी इनकम सैलरी जो है वो 4 लाख रुपए है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि मुझे आईटीआर फाइल करना चाहिए या नहीं। तो देखिए, इनकम टैक्स जो रिटर्न फाइल करना होता है वो सभी को फाइल करने की जरूरत नहीं है। आईटीआर फाइल करने की जरूरत है जब आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से ऊपर चली जाती है। जैसे टैक्सेबल यदि आप न्यू टैक्स रिजाइम जैसा कि 2.5 लाख है, 2.5 लाख से ऊपर यदि आप जाते हैं तो आपकी लाइबिलिटी आ जाती है कि आपको आईटीआर फाइल करना है। अब इसमें जरूरी नहीं कि आपको टैक्स देना है या नहीं देना है, यहाँ पे ये डिसाइड नहीं होगा टैक्स का, बट हाँ, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि अब आपको आईटीआर फाइल करना है। अब देखिए, 4 लाख की बात करें तो इनकम टैक्स रिटर्न में गवर्नमेंट ने कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन बोल के रखा है, या बोला है कि यहां तक आपको कुछ टैक्स देने की जरूरत नहीं है। यदि आप बोलेंगे ओल्ड टैक्स रिजाइम, तो ओल्ड टैक्स रिजाइम में यदि आपकी इनकम 5 लाख तक है तो वैसे तो 2.5 लाख से ऊपर इनकम पे टैक्स लगता है। बाकी जो 2.5 लाख से 5 लाख के बीच इनकम पे जो टैक्स होता है उसको गवर्नमेंट ने 87A में डिडक्शन दे के रखा है। मतलब वो जो टैक्स है वो आपका रिमूव कर दिया जाता है। तो यदि आपके 5 लाख तक की इनकम है और आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो वहां पर आपको बिल्कुल टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और यदि आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाते हैं तो न्यू टैक्स रिजाइम में ये वाला जो पोर्शन है वो अब 7 लाख हो गया है। मतलब 7 लाख तक यदि आपकी इनकम होती है तो 7 लाख तक आपको कुछ भी अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें एक और बात ध्यान देने की जरूरत है कि इसमें 50,000 की एडिशनल डिडक्शन दी गई है गवर्नमेंट द्वारा।
मतलब 5 लाख तक तो आपका ठीक है, 5 लाख तक इनकम है और यदि ओल्ड टैक्स रिजाइन में फाइल करते हैं वहां पे नहीं है, बट मान लीजिए आपका 5,20,000 रुपए इनकम हो गया और आप ओल्ड टैक्स रिजाइन में ही जाना चाहते हैं, तो अब 50,000 रुपए की एडिशनल डिडक्शन गवर्नमेंट ने दी है, तो अब 5,50,000 तक यदि आपकी इनकम है जो भी, तो उस पे भी आपको जीरो टैक्स देने की जरूरत है। और मान लीजिए आप न्यू टैक्स रिजाइन पर शिफ्ट होते हैं, तो न्यू टैक्स रिजाइन में जो 50,000 की डिडक्शन आपको ओल्ड में दी जाती थी वो अब न्यू टैक्स रिजाइन में भी कवर हो गई है, मतलब वो 50,000। तो अब इस केस में 7,50,000 तक यदि आपकी कोई इनकम है और आप न्यू टैक्स रिजाइन में टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो उसमें आपको जीरो टैक्स देना होगा, उस पर कोई टैक्स की लायबिलिटी नहीं है। जैसे मैं एक सैलरी एम्प्लॉय हूँ, मैं फर्स्ट टाइम अपना आईटीआर फाइल करूंगा, तो क्या मुझे उस आईटीआर को हर साल फाइल करना पड़ेगा? मेरी मतलब जो इनकम है वो बेसिक एजम्पशन लिमिट से कम है, तब भी आईटीआर फाइल करना पड़ेगा क्या मेरे को? नहीं नहीं, देखिए अभी आईटीआर जो फाइल करने का क्राइटेरिया वो रहता है वो है कि आपकी टैक्सेबल इनकम जो है ना वो ज्यादा होना चाहिए। मान लीजिए अगले साल आप जॉब छोड़ देते हैं, तो उस केस में आपकी सैलरी से इनकम तो जीरो हो जाएगी और आपकी जो भी एग्रीकल्चर से इनकम है वो मान लीजिए आपकी 1 या 2 लाख की समथिंग रहती है, तो उस केस में आपकी जो अमाउंट ऑफ इनकम है वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो 2.5 लाख है उससे ज्यादा नहीं है, तो उस केस में आपको उस साल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। बट ये एडवाइजेबल रहता है कि यदि आप एक बार रिटर्न फाइल करते हैं तो उसको कंटिन्यू रखें। उसका रीजन है कि यदि आप कंटिन्यू रखते हैं और यदि आपको किसी बैंक से लोन लेना होता है या कहीं किसी अथॉरिटी में कुछ डॉक्यूमेंट देना होता है, तो जनरली आप यदि बैंक में लोन लेने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वो पिछले 3 साल का आईटीआर लेते हैं। तो क्या है, यदि आपने 1 साल का आईटीआर फाइल किया, उसके बाद नहीं किया, फिर कहीं पे काम किया, फिर आईटीआर फाइल किया, तो उसको कंटिन्यूएशन में नहीं माना जाता है, तो ना तो आपकी किसी काम आएगा, तो आप किसी भी बैंक में उसको सबमिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम जनरली ये एडवाइस करते हैं कि यदि आप रिटर्न फाइल करना स्टार्ट कर दिया है तो उसको कंटिन्यू रखिए, चाहे आपकी जो इनकम है वह एग्जाम्पशन लिमिट से कम भी है। मान लीजिए आप 2 लाख की इनकम शो करना चाहते हैं, तो 2 लाख भी आप आईटीआर में शो कर सकते हैं। ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है कि आईटीआर में आप केवल इतना ही अमाउंट शो कर सकते हैं। ये तो लायबिलिटी है कि बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ऊपर जाते हैं तो वहां पर तो आपको कंपलसरी फाइल करना है। बाकी यदि उससे नीचे भी होता है अमाउंट ऑफ इनकम तो भी आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। 50,000 की इनकम हो तो भी आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अब मेरा अगला क्वेश्चन था, जैसे कि हम आईटीआर फाइल करते हैं तो आईटीआर फाइल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है? देखिए, आईटीआर फाइल करने के लिए जो डॉक्यूमेंट होते हैं ना वो जनरली आपको बैंक स्टेटमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका मेल आईडी और फोन नंबर, जो कि आपको अपना जो भी ये टैक्स फाइलर है उसको प्रोवाइड करना होता है। बाकी ये चेंज होते रहते हैं। जस्ट आपको यदि कोई कैपिटल गेन हुआ तो कैपिटल गेन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको उनको देना होगा कि हमारा इतना कॉस्ट था इस प्रॉपर्टी का और इतने में सेल हुआ तो ये हमारा प्रॉफिट हुआ, तो उसके एडिशनल डॉक्यूमेंट रहेंगे। बाकी यदि जनरली कहा जाए तो नॉर्मली ये डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर होते हैं, 5 डॉक्यूमेंट। बाकी इसके साथ जैसे जैसे आपका इनकम का क्राइटेरिया चेंज होता रहता है वैसे वैसे आपके डॉक्यूमेंट भी चेंज होते रहते हैं। एडिशनल डॉक्यूमेंट भी रिक्वायर्ड होता है जो कि आपका टैक्स पेयर बोल देगा आपसे, आप जब उनको इनकम बताएंगे कि आपकी कौन सी इनकम है, तो उसके लिए टैक्स पेयर जो भी आपका टैक्स रिटर्न फाइल करेगा वो आपको क्लियरली बोलेगा कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट और उनको देना पड़ेगा। एक मेरा क्वेश्चन ये भी था कि मैंने अभी पेनल्टी के बारे में सुना हुआ है, क्या पेनल्टी लगती है क्या? और जब हम इनकम जैसे दूसरी अलग अलग इनकम है तो क्या सभी पे अलग अलग पेनल्टी लगती है क्या? नहीं नहीं, देखिए पेनाल्टी का एक क्राइटेरिया है। पेनाल्टी क्या होता है कि जैसे आपको रिटर्न फाइल करना है, अब आप 23-24 का रिटर्न फाइल करेंगे। अब 23-24 का जो रिटर्न फाइल करेंगे वो उसका टाइम पीरियड है। उसका टाइम पीरियड है 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024। तो इस टाइम पीरियड को कवर करने के लिए इस टाइम पीरियड में जितनी भी आपकी इनकम हुई है उसको आपको गवर्नमेंट को दिखाना होता है। तो इसी टाइम पीरियड का आपको बैंक स्टेटमेंट भी अपने जो भी टैक्स फाइलर है उसको देना होता है। आपकी कोई इनकम है उसकी डिटेल भी टैक्स फाइलर को देना होता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च का टाइम पीरियड पहले तो जो भी आपका आईटीआर है उसमें कवर होता है। तो आपका जो कैलेंडर होता है जो जनवरी से दिसंबर चलता है तो वैसा इसमें नहीं होता है, इसमें अप्रैल टू मार्च होता है। तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दूसरा है कि जैसे ही मार्च एंड होता है तो मार्च के पहले तो आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते क्योंकि मार्च तक की आपको इनकम लेना है और यहाँ पर आपको एक्चुअल बेसिस पे ही अपनी इनकम बताना होता है कि आपको कितनी इनकम हुई है। तो मार्च एंड होने के बाद रिटर्न फाइलिंग का काम स्टार्ट होता है। अब आपने जैसा बोला कि मैं इंडिविजुअल हूँ, इंडिविजुअल का रिटर्न फाइल करना है, तो 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच का जो 4 महीने का गैप होता है उसमें आप कभी भी अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
उसमें आपको कुछ भी पेनाल्टी देने की जरूरत नहीं है। और मान लीजिए यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के केस में भी ये जो 31 जुलाई वाला क्राइटेरिया है ये 31 सितंबर पे चला जाता है यदि आप ऑडिट के अंदर आते हैं तो ये यहाँ पे 2 महीने एडिशनल आपको मिलते हैं। अब मान लीजिए आपने 31 जुलाई तक अपना रिटर्न फाइल नहीं किया, तो 31 जुलाई खत्म होने के बाद गवर्नमेंट बोलती है कि आप पेनाल्टी दो और 31 दिसंबर और 31 जुलाई के बीच का जो गैप है इसमें अपना आईटीआर फाइल कर दो। तो मान लीजिए कि यदि आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है, मान लीजिए यहाँ पे एक फ्रॉड होता है जो जनरली कई बार मेरे फ्रेंड भी बोलते हैं और जो टैक्स फाइल कर चुके हैं उन्होंने भी इसके बारे में बताया है। वो कहते हैं कि उनकी इनकम मात्र 2.5 लाख रुपए की समथिंग है और 2.5 लाख से कम उन्होंने इनकम शो की है, फिर भी उन्हें 5,000 की पेनाल्टी जो जिसने रिटर्न फाइल किया है उसने लिया है। तो ऐसा नहीं है। देखिए, टैक्सेबल लिमिट यदि आप 2.5 लाख तक रहता है तो उस केस में आपको पेनाल्टी 0 रहती है। आप 31 दिसंबर तक बिना पेनाल्टी के भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, बट उसमें आपकी जो इनकम आपको शो करना पड़ेगी वो 2.5 लाख तक ही कर सकते हैं। मान लीजिए आपने अभी बोला 4 लाख की इनकम है, तो 4 लाख की इनकम है तो 2.5 लाख से 5 लाख तक की यदि कोई इनकम होती है जैसा कि आपकी है, तो उस केस में आपको 1,000 की पेनाल्टी देना होगा, जो कि 1,000 की पेनाल्टी होगी। और यदि आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर चली जाती है, 5 लाख से ऊपर यदि आपकी सैलरी होती है, तो उस केस में आपको 5,000 की पेनाल्टी देना होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी टोटल इनकम कितनी है। 2.5 लाख तक कुछ भी नहीं देना है पेनाल्टी, और 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 1,000 देना पड़ता है, और 5 लाख से ऊपर जाने पर आपको 5,000 रुपए की पेनाल्टी देना मतलब ये एक इनकम पे मतलब नहीं लगता है, पूरे मतलब टोटल इनकम पे लगता है। जी, ये पूरी टोटल इनकम को कैलकुलेट करने के बाद ये पेनाल्टी डिसाइड होती है। बट इसमें आप जब भी आईटीआर फाइल करते हैं तो उसमें एक्नॉलेजमेंट होता है, तो उसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितनी पेनाल्टी लगी है, क्योंकि ये पेनाल्टी ऑटो कैलकुलेट होती है। तो एक्नॉलेजमेंट जरूर चेक कर लीजिएगा कि वहां पे कितनी पेनाल्टी, और उतना ही आप अपने टैक्स पेयर को दीजिएगा कि ये आपकी पेनाल्टी का अमाउंट रहा। हाँ, तो सर जैसे आपने बताया था कि 31 जुलाई को आईटीआर फाइल करने की मतलब लास्ट डेट है, तो जो मेरा जैसे मेरी इनकम है 23-24 की, तो मैं कब तक आईटीआर फाइल कर सकता हूँ, उसकी क्या लास्ट डेट है? देखिए, जैसे मैंने कहा था 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच में आप कभी भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक डेट नहीं है कि आपको इसी डेट को फाइल करना है। आप 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच में कोई सी भी डेट को अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब जैसे मेरी इनकम है उसमें एचआरए भी मेरे को मिला हुआ है, उसके बाद मेरा म्यूचुअल फंड, एलआईसी और हाउसिंग फाइनेंस, इनमें सब पैसा लगा हुआ, तो क्या मेरे को इनका जो न्यू टैक्स रिजिम आई है उसमें मेरे को क्या इनकी डिडक्शन मिलेगी? देखिए, जो न्यू टैक्स रिजाइन है उसका पर्पज ही ये है कि ये सारी डिडक्शन को खत्म कर दिया जाए। गवर्नमेंट चाहती है कि जितनी कम कॉम्प्लिकेशन हो उतना ही बेहतर है। आपने देखा होगा कि यदि आपकी ओल्ड टैक्स रिजाइन में 5.5 लाख तक की इनकम है तो उस केस में आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, बट न्यू टैक्स रिजाइन के केस में ये 7.5 लाख रुपए है। तो देखिए, न्यू टैक्स रिजाइन में आपको ना तो एचआरए की डिडक्शन मिलेगी, ना ही आपकी एटीसी में जो भी आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है उनकी डिडक्शन मिलेगी, तो और ना ही एटीडी में आपने कुछ इंश्योरेंस वगैरह करवाया उसकी डिडक्शन मिलेगी। तो ये कुछ भी डिडक्शन आपको न्यू टैक्स रिजाइन में नहीं मिलेगी। इसका पर्पस ही है, इसमें केवल 2 डिडक्शन आप ले सकते हैं। एक देखिए, 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले केवल ओल्ड टैक्स रिजाइन में दी जाती थी, अब ये न्यू टैक्स रिजाइन में भी इंट्रोड्यूस कर दी है, तो दोनों में आपको 50-50 हजार की डिडक्शन मिलने वाली है। दूसरा है 80CCD सबसेक्शन 2। ये क्या बोलता है कि जैसे आपका कोई एम्प्लॉयर है, वो आपका अमाउंट डिडक्शन करता है और नेशनल पेंशन स्कीम में उसको डिपॉजिट करता है, तो 80CCD सबसेक्शन 2 में आपको उसकी डिडक्शन मिलेगी। पर इसमें भी एक बात ध्यान रखने की जरूरत है। मान लीजिए आपके पास अमाउंट आता है, उसमें से आप नेशनल पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो जो 50,000 की लिमिट है वो केवल आपको ओल्ड टैक्स रिजाइन में ही बेनिफिट देगी। मतलब यदि आप खुद ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं नेशनल पेंशन स्कीम में, तो उसका जो इन्वेस्टमेंट का आपको डिडक्शन मिलने वाला है वो न्यू टैक्स रिजाइन में नहीं मिलने वाला। आपका एम्प्लॉयर ही आपके बिहाफ पे करता है तो उसका आपको डिडक्शन मिलेगा, तो ये ध्यान रखना जरूरी है। तो ये दोनों डिडक्शन इसमें न्यू टैक्स रिजाइन में भी आप क्लेम कर सकते हैं। अब जैसे मेरा अगला क्वेश्चन था, मैं बैंक में गया था लोन लेने, तो उन्होंने मेरे से एक कंप्यूटेशन और एक एक्नॉलेजमेंट मांगा, तो ये क्या होता है? देखिए, जनरली जैसे आपने आईटीआर फाइल किया, तो आईटीआर फाइल करते हैं तो आईटीआर का एक फॉर्म होता है
और फॉर्म आईटीआर के थ्रू फिल आप उस फॉर्म को फिल करते हैं और गवर्नमेंट के पास वो सबमिट होता है। ऑनलाइन सबमिशन होता है, अब ऑफलाइन तो पूरी हट चुका है, तो ऑनलाइन सबमिट होता है और वहां से एक्नॉलेजमेंट आता है कि आपका रिटर्न फाइल हो चुका है, आपने इतना टैक्स हमें पे किया है, इतनी इनकम दिखाई है। तो वो एक पेज की समरी होती है जिसमें आपकी टोटल इनकम होती है, उसमें बाइफर्केशन नहीं होता है। वो एक पेज की समरी में ये बताते हैं कि आपकी सारे सोर्स से, जैसा कि हमने 5 सोर्स देखे थे, उन सभी सोर्स से मिला के टोटल इनकम कितनी हुई और कितना आपने डिडक्शन किया, क्लेम किया टोटल, और आपने टोटल टैक्स ही कितना पे किया। और यदि कोई पेनाल्टी आपने पे की है तो वहां पे स्पेसिफिक होता है कि आपने आखिरकार कितनी पेनाल्टी पे की है, जो कि आपके लेट रिटर्न फाइल करने के लिए होती है। तो आप वहां पर देख सकते हैं कि जो आपका जो भी टैक्स फाइल कर रहा है उन्होंने जितना टैक्स अमाउंट आपसे लिया है, साथ ही जितना पेनाल्टी का अमाउंट आपसे चार्ज किया है, तो आप उस एक्नॉलेजमेंट में देख सकते हैं कि एक्चुअली वो उससे मैच हो रहा है नहीं, क्योंकि वहां पे आपको टैक्स अमाउंट भी मिल जाएगा और पेनाल्टी का अमाउंट भी मिल जाएगा। अब सेकंड कंप्यूटेशन की बात करते हैं, तो कंप्यूटेशन इनकम टैक्स की वेबसाइट से भी मिलता है। वहां पर जो है ना वो 10 से 15 पेज के बीच में होता है। तो जो ये रहते हैं बैंक में आपको जो कंप्यूटेशन देना रहता है ये वर्ड फाइल होता है और ये जनरली सॉफ्टवेयर जनरेटेड होता है, मतलब ये इनकम टैक्स की वेबसाइट से डाउनलोड नहीं होता है। ये खुद जो भी टैक्स फाइलर है वो क्रिएट करते हैं कि एक समरी है, वो 2-3 पेज की हो सकती है आपके इनकम के हिसाब से, बट वो एक समरी डिटेल में होती है कि आपके बिजनेस से कितनी इनकम हुई और बिजनेस से जैसे आपकी सेल्स कितनी रही और उससे आपकी इनकम कितनी हुई, आपको कैपिटल गेन हुआ तो कितने का आपने सेल किया था, कितने का परचेस था आपका, वहां से कितनी इनकम हुई, तो वहां पे पूरा डिटेल में होता है कंप्यूटेशन में। तो इसलिए देखिए आपका जो एक्नॉलेजमेंट है उसमें तो जो बैंक वाले देखते हैं कि आपकी नेट इनकम कितनी हुई, बट उसका बाइफर्केशन देखने के लिए वो आपसे कंप्यूटेशन लेते हैं। तो कंप्यूटेशन में आपकी टोटल डिटेल होती है कि आपको एग्रीकल्चर से ये इनकम हुई, आपकी सैलरी से इतनी इनकम हुई, इतना डिडक्शन आपने क्लेम किया, तो पूरी डिटेल होती है। और ये जनरली जो आपका टैक्स फाइल करते हैं वही प्रिपेयर करते हैं, तो इसमें कंफ्यूज ना हो। एक्नॉलेजमेंट आपको बताएगा कि एक्चुअली आपने गवर्नमेंट के पास क्या फाइल किया है और क्या आपकी टैक्स और पेनल्टी है। कंप्यूटेशन टैक्स फाइलर ही प्रिपेयर करते हैं, तो यदि वहां पर पेनल्टी को अमाउंट लिख कर या टैक्स का अमाउंट लिख कर आपसे अमाउंट कलेक्ट करते हैं तो उसको आप एक बार अपने एक्नॉलेजमेंट से जरूर चेक कर लें। एक और जो बैंक वाले एक और डॉक्यूमेंट मांगते हैं, सुगम करके कुछ डॉक्यूमेंट होता है, उसका क्या मतलब होता है, क्या होता है वो? देखिए जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें अलग अलग फॉर्म होते हैं। यदि आप सैलरीड पर्सन हैं तो उस केस में जो आपको एक्नॉलेजमेंट जिसके बारे में बताया था वो आता है, तो उसके ऊपर सहज आता है कि ये बहुत आसान है ITR 1 फाइल करना, तो इसलिए सहज नाम से उस पर लिख कर आता है। तो एक्नॉलेजमेंट को ही वो उनकी लैंग्वेज में कहते हैं सहज। और सुगम यानी कि यदि आप बिजनेस करते हैं तो उसमें जो एक्नॉलेजमेंट आता है उस पर सुगम लिखा होता है, तो एक्नॉलेजमेंट को ही सहज और सुगम कहते हैं। तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जनरली बैंक वहीं आपसे एक्नॉलेजमेंट लेते हैं और वहीं कंप्यूटेशन लेते हैं। एक जैसे मैं एक सैलरी एम्प्लॉय हूँ, तो मेरे जो एम्प्लॉयर है उन्होंने मेरा TDS डिडक्ट किया है 10,000 का, तो ये TDS होता क्या है और मैं इसको चेक कहाँ करूँ, मतलब कितना कटा हुआ है ऐसा, मतलब और किस चीज़ पे कटा हुआ है ऐसा? देखिए जैसे आपकी कोई भी इनकम होती है, अभी मान लीजिए आपकी 4 लाख की इनकम है, आपके एम्प्लॉयर की ये लाइबिलिटी है कि यदि आपके इनकम पर टैक्स अमाउंट बनता है तो वो टैक्स डिडक्ट करे और अथॉरिटी को रियम्बर्स करे। तो इस केस में तो मेरे को लग रहा है कि होना नहीं चाहिए टैक्स, क्योंकि 5 लाख तक आपका एम्प्लॉयर को नहीं काटना चाहिए। बट यदि उन्होंने काटा है तो इस केस में क्या होता है कि जब भी आपका टैक्स डिडक्ट होता है तो आपका एम्प्लॉयर वहाँ टैक्स गवर्नमेंट को देता है। गवर्नमेंट जो है वो 26AS फॉर्म होता है, जब आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करेंगे तो 26AS का नाम सुना होगा, तो वहाँ पे जितना भी आपका TDS डिडक्ट हुआ है उसकी पूरी डिटेल होती है कि सैलरी पर कितना हुआ, आपने यदि कुछ म्यूचुअल फंड सेल किया है तो वहाँ पर कुछ उन्होंने डिडक्ट किया है, या कुछ कैपिटल गेन हुआ है तो वहाँ TDS डिडक्ट हुआ है क्या, तो उसके बारे में डिटेल में ब्यूरो होता है। तो वहाँ पर आप 26AS ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपका TDS कितना काटा है और कितना अमाउंट है जो कि आपका कटा हुआ है। अब इसमें एक और बात है कि आपको जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो यदि आप सैलरीड पर्सन हैं तो सैलरीड पर्सन का जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो बहुत इजी बना दिया गवर्नमेंट ने, यदि आप न्यू टैक्स रिजाइन की तरफ जाते हैं तो जैसे जो डिटेल आपने एम्प्लॉयर को दी है, तो एम्प्लॉयर को जो भी डिटेल देते हैं वो ऑटो पॉपुलेटेड उसमें हो जाती है, मतलब मैक्सिमम ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है ना
वो इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस कर दी है इनकम टैक्स रिटर्न ने कि मान लीजिए आपकी सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट इनकम हुई है वो आपको ऑटो पॉपुलेटेड आपके रिटर्न में शो होगा, मतलब आपको वहां डालने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी इनकम है जो आप भूल सकते हैं बट इनकम टैक्स रिटर्न में आपको वहां पे अपीयर हो जाएंगे कि ये भी मेरी इनकम है क्या, मतलब वो इतना एडवांस कर दिया उन्होंने। और टीडीएस का भी यही है कि यदि आपका डिडक्ट होता है और अथॉरिटी के पास जाता है तो आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो ऑटो पॉपुलेटेड हो जाता है आपके रिटर्न में। और यदि आपका जो इनकम टैक्स अमाउंट है वो कम बनता है तो वो जो 10,000 है, जैसे आपका टैक्स लायबिलिटी बनेगा नहीं तो 10,000 आपको रिफंड हो जाएंगे जब आप रिटर्न फाइल करेंगे। तो उम्मीद है आपको इसमें अपने सारे क्वेश्चन रिजोल्व हो गए होंगे। बट इसमें एक नॉर्मल है कि इनकम टैक्स रिजाइम जो ओल्ड टैक्स रिजाइम और न्यू टैक्स रिजाइम ये दोनों में डिफरेंस है। इनकी जो लिमिट है वो भी डिफरेंट होती है। जैसे ओल्ड टैक्स रिजाइम है तो उसमें यदि आप 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम है तो उस केस में आपको 5% देना है, और 5 लाख से 10 लाख में 20% है, और यदि 10 लाख से ऊपर जाता है तो उस केस में आपकी इनकम पे 30% टैक्स देना होगा। न्यू टैक्स रिजाइम का भी यही स्लैब है, 3 से 6 पर वो 5% लेते हैं, 6 से 9 पर वो 10% है, 9 से 12 पर वो 15% है, और 12 से 15 लाख पे 20% है, और उसके ऊपर 30% है। तो यहाँ पर जो स्लैब थे न्यू टैक्स रिजाइम में वो भी चेंज कर दिए गए हैं। तो दोनों से वेरीफाई करना जरूरी है कि कौन से स्लैब में आपका कितना इनकम टैक्स बन रहा है। यदि आपका इनकम 15 लाख के आसपास हो तो आपको देखना पड़ेगा कि मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है, और उसके हिसाब से आपको चेक करना पड़ेगा। ऐसा कोई फिक्स नहीं, मतलब अपन कोई सा भी चूज कर सकते हैं, ओल्ड स्कीम या न्यू स्कीम। हाँ, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको कौन सा स्कीम सिलेक्ट करना है। आप ओल्ड भी कर सकते हैं, न्यू भी कर सकते हैं, बट यदि एक बार न्यू में जाते हैं तो फिर आप न्यू वाले हो जाते हैं, मतलब फिर आप वापस से ओल्ड में नहीं आ सकते। तो इसका ध्यान रखना जरूरी है। एक मेरा क्वेश्चन ये भी था, जैसे मैं एम्प्लॉय हूँ, मैं एम्प्लॉयर हूँ, मैंने उसको बताया नहीं मैं कौन सी स्कीम ऑप्ट कर रहा हूँ, तो फिर वो मेरा जो टैक्स है वो किस स्कीम से काटेगा? देखिए, अभी डिफॉल्ट बना दिया है गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रिजाइम को। यदि आप अपने एम्प्लॉयर को कुछ भी नहीं बताते हैं तो डिफॉल्ट हो जाएगा कि आप न्यू स्कीम में चले गए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का मोटिव ये है कि सभी न्यू स्कीम की तरफ शिफ्ट हो, ताकि ये इतने सारे जो सेक्शन वाले हैं उनको सबको खत्म किया जाए और एक स्टैंडर्ड डिडक्शन हो, स्टैंडर्ड टैक्स हो कि हाँ इस लिमिट से इस लिमिट तक इतना अमाउंट। तो गवर्नमेंट यही फोकस कर रही है, इसलिए अभी न्यू टैक्स रिजाइम को डिफॉल्ट बना दिया है। यदि आप कुछ भी सिलेक्ट नहीं करते हैं तो न्यू टैक्स रिजाइम ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। थैंक यू सर, आपके जो आंसर्स हैं उनसे काफ़ी क्लैरिटी हुई है, काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। थैंक यू सर। तो दोस्तों, आपको भी इसमें बहुत कुछ क्लैरिटी हुआ होगा कि यदि आपको 2023-24 का रिटर्न फाइल करना है तो आपको क्या क्या ध्यान रखने की जरूरत है, कौन सा डॉक्यूमेंट है और कितनी पेनाल्टी है जो कि आपको देना होगा यदि आप टाइम से रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। तो इस सीरीज में आगे बने रहिएगा। धन्यवाद।